हेलो बच्चों, तो आपको हमारे चैनल बान एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव और खाद्य संरक्षण। सूक्ष्म जीव और खाद्य संरक्षण। तो बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की जो भी नोट्स होगी उसकी पीडीएफ कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद नोट्स देख सकते हैं। और बच्चों, मैं इस चैप्टर के अंत में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए बना के रखा है, ताकि आपको इस चैप्टर के लास्ट में वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिले। और कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पे लाइव करवाऊंगा और कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क के तौर पे आपको दे दूंगा, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें और आप खुद अपने आप को जांच सकें। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या कोई भी चीज़ इस चैप्टर से संबंधित चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर होने जा रहा है, वो चैप्टर हमारा बच्चों हिंदी में होने जा रहा है। हिंदी में होने जा रहा है। अगर आपको इंग्लिश में इस चैप्टर को देखना है तो मैंने इंग्लिश के लिए एक अलग सा वीडियो बना दिया है। आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर यूज शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव के प्रकार। फिर यहाँ पे हमारा सूक्ष्म जीव का 5 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो भी प्रकार है, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, यानी कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल, विषाणु। और फिर हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के लाभ। और फिर हम खाद्य संरक्षण, नाइट्रोजन निर्धारण और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला 2 सेकंड बच्चों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है हमारा, सूक्ष्म जीव वह जीव है जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म जीव हमारा 2 शब्द से बना है। पहला है सूक्ष्म और दूसरा है जीव। तो देखिए, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और जीव का मतलब होता है जीव ही। तो देखिए, सूक्ष्म जीव मीन्स छोटा जीव। तो देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया पूरा डिफिनीशन है हमारा कि सूक्ष्म जीव वह जीव है जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते। तो अब हम उसे अपने आँखों से नहीं देख सकते, तो हमें कैसे मालूम चला कि सूक्ष्म जीव होते हैं? उसे किसने देखा और हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए बच्चों, सूक्ष्म जीव को हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन एक साइंटिफिक इक्विपमेंट होती है, यानी कि एक हमारा उपकरण होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव के प्रकार। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो हमारा रहता है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा जीवाणु, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा कवक, जिसे हम फंगी बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा प्रोटोजोआ, जिसे हम प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। फिर हमारा होता है चौथा शैवाल, जिसे हम एल्गी बोलते हैं। और पांचवा होता है हमारा विषाणु, यानी कि वायरस। तो चलिए, अब हम इन जो भी हमारा पांचों प्रकार है, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जीवाणु के बारे में, यानी कि जीवाणु होते क्या हैं। तो देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु मैं बोलूँ या बैक्टीरिया बोलूँ, दोनों समान है, क्योंकि हिंदी में बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं और जीवाणु को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो देखिए, जीवाणु होते क्या है। तो देखिए, बहुत छोटे एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनकी कोशिका दीवारें होती है, लेकिन एक संगठित नाभिक और संरचनाएं नहीं होती। देखिए, यानी कि हमारा जो जीवाणु होता है वो बहुत ही छोटा जीव होता है, और वो जीव एकल कोशिका वाले होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका से वो पूरा जीव बने हुए रहते हैं। और हमारा है कि उसमें उस कोशिका में कोशिका दीवारें होती है, लेकिन एक संगठित नाभिक एवं अन्य संरचनाएं नहीं होती।
तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि हमारा जो जीवाणु होता है वो एकल कोशिका वाले होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है कि जीवाणु के मुख्य 3 रूप होते हैं। तो देखिए जीवाणु जो हमारा होता है 3 प्रकार का होता है। एक गोलाकार जीवाणु होता है, एक छड़ी के आकार वाला जीवाणु होता है और एक हमारा होता है जो टेढ़ा-मेढ़ा रहता है, वो जीवाणु होता है। तो देखिए अब हम जीवाणु के उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए राइजोबियम हो गया, बैसिलस हो गया, तो ये हमारा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के उदाहरण हैं। अब देखिए अब हम देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग। तो देखिए जीवाणु से होने वाला रोग हमारा हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, काली खांसी हो गया। ये जो भी चीज़ है ये हमारा जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और बच्चों ये जो भी चीज़ जो जीवाणु से रोग होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा विषाणु यानी कि वायरस। तो देखिए अब हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए विषाणु यानी कि वायरस अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़ा अलग होते हैं। विषाणु यानी कि वायरस परजीवी होते हैं, ये केवल दूसरे जीव पदार्थों में ही गुणन करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा वायरस होता है वो परजीवी होता है, यानी कि वो दूसरे जीव पे आश्रित होता है, उसीलिए हम उसे इन्हें परजीवी कहते हैं। और देखिए अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि विषाणु यानी कि वायरस अधिकांश रोग के कारण होते हैं। तो देखिए जीवाणु जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा रोग का कारण क्या होता है? हमारा जीवाणु होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद कर लीजिएगा। अब देखिए अब हम देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले कुछ रोग के नाम। तो देखिए जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू बोलते हैं, पोलियो, खसरा, ये जो भी चीज़ होते हैं ये हमारा जीवाणु के कारण ही होते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम कवक के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में हम फंगी बोलते हैं, FUNGI फंगी बोलते हैं। तो देखिए अब हम कवक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कवक यानी फंगी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। फंगी जो है हमारा वो सूक्ष्म जीव है, वो भी एक कोशिका वाले एवं बहु कोशिका वाले दोनों होते हैं। तो देखिए ये जो हमारा फंगी होते हैं यानी कि कवक, वो एकल कोशिका भी वाले होते हैं और बहु कोशिका वाले भी होते हैं। तो देखिए फंगी एक परजीवी होता है जो मृत तथा सड़ रहे जैविक पदार्थों पर अंकुरित होते हैं तथा उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो हमारा फंगी होते हैं वो भी हमारा परजीवी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वायरस होता है यानी कि विषाणु भी हमारा परजीवी होता है, फंगी भी हमारा परजीवी होता है, यानी कि कवक भी हमारा परजीवी होते हैं। वो वो हमारा कोई अगर मरा हुआ जीव है या कोई सड़ रहा जीव है तो उस चीज़ पे आश्रित रहता है। तो देखिए अब हम कवक के उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए कवक का हमारा हो गया मशरूम, राइजोप्स, पेंसिलियम आदि, ये हमारा कवक के उदाहरण है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए दो फोटो रखा है। तो देखिए हमारा जो ब्रेड सड़ता है वो हमारा फंगी के कारण यानी कि कवक के कारण ही सड़ता है, और ये कवक है हमारा ब्रेड मोल्स, ये हमारा ब्रेड मोल्स के कारण होता है, इसे हम ब्रेड बोलते हैं। इसी ब्रेड से ही इसका नाम पड़ा ब्रेड मोल्ड्स। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे का हमारा है प्रोटोजोआ। अब हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ होता क्या है। तो देखिए प्रोटोजोआ एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है तथा एक कोशिका वाले होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ एक सूक्ष्म जीव होते हैं और एक कोशिका वाले भी होते हैं। तो देखिए मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने पढ़ाया था कि हमारे जो जीवाणु होते हैं वो भी हमारे एक कोशिका वाले होते हैं, उसी प्रकार हमारा प्रोटोजोआ भी एक कोशिका वाले होते हैं। तो देखिए अब हम प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए अमीबा हो गया हमारा, पैरामीशियम हो गया। यहाँ पे आप अमीबा का फोटो देख सकते हैं और
पैरामीशियम का फोटो देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अमीबा का थोड़ा फोटो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा हो गया अमीबा। अमीबा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अमीबा से होने वाले यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो देखिए हमारा जो मलेरिया रहता है वो हमारा प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। अब चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जाते हैं शैवाल, जिसे हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए एल्गी यानी कि शैवाल होते क्या हैं। तो देखिए ये एक हरे रंग का एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी गिरने के स्थान या रुके हुए पानी आदि में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो हमारा शैवाल होते हैं, शैवाल हमारा होते हैं वो पानी वाले स्थान पे पाए जाते हैं। पानी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। पानी वाले स्थान पे पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा स्पायरोगैरा, ये सब हमारा अमीबा का उदाहरण है। अब देखिए अब हम अमीबा नहीं होगा, ये होगा शैवाल। तो देखिए अब हम देखते हैं कि शैवाल जो है हमारा वो परजीवी नहीं होते। शैवाल अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी कि शैवाल हमारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी पौधा अपना खाना बनाता है। तो देखिए अमीबा भी हमारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना रहा है। यानी कि अमीबा एक प्रकार का पौधा है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा सूक्ष्म जीव के लाभ। तो अब हम सूक्ष्म जीव के लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव कहीं कहीं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वहीं कहीं कहीं सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो चलिए अब हम कुछ सूक्ष्म जीव के लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव, पहला पॉइंट है हमारा, सूक्ष्म जीव दूध को दही में बदलने में काम आता है। तो देखिए जो हमारा दूध रहता है वो दही में सूक्ष्म जीव के कारण ही बदलता है। तो कौन सा सूक्ष्म जीव हमारा दूध को दही में बदलने में काम आता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। तो देखिए ये जो हमारा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये दूध को दही में बदलने में काम आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको स्टार दे रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए अब हमारा है कि सूक्ष्म जीव ब्रेड बनाने में काम आता है। तो देखिए यहाँ पे आप ब्रेड का फोटो देख सकते हैं। ये जो हमारा ब्रेड बनता है वो हमारा सूक्ष्म जीव के ही कारण बनता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सूक्ष्म जीव हमारा ब्रेड बनाने में काम आता है। तो देखिए खमीर, जिसे हम ईस्ट भी बोलते हैं, ईस्ट नामक कवक ब्रेड बनाने में काम आता है। तो देखिए ये जो है हमारा ईस्ट, ये हमें ब्रेड बनाने में काम आता है। अब देखिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग बड़े पैमाने पर शराब एवं एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका बोलते हैं, के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखिए हमारा जो शराब होता है और एसिटिक एसिड यानी कि सिरका, वो भी हमारा सूक्ष्म जीव के कारण ही बनता है। सूक्ष्म जीव ही हमें शराब बनाने में काम आता है और शराब से हमारा सिरका यानी कि एसिटिक एसिड बनता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए कुछ एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणु की क्रिया से बनाई जाती है। तो देखिए एंटीबायोटिक जो हमारा एक दवा होता है जो बहुत सारे बीमारी में हमको ठीक करता है, तो वो भी हमारा किससे बनता है? ये जो हमारा एंटीबायोटिक है ये भी हमारा सूक्ष्म जीव से बनता है, सूक्ष्म जीव से बनता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा है कि खाद्य संरक्षण। तो देखिए अब हम खाद्य संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम खाद्य संरक्षण क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी खाद्य सामग्री यानी कि खाने वाली चीज को अगर हम खुली हवा में 1 से 2 दिन के लिए रखते हैं तो वो हमारा खाद्य सामग्री सड़ जाता है
और सड़ने के बाद वो हमारा खाद्य सामग्री महकने भी लगता है, यानी कि वो स्मेल करने लगता है। तो ये क्यों होता है? तो ये हमारा जो भी खाद्य सामग्री का सड़ना होता है यानी और स्मेल करना होता है, वो हमारा सूक्ष्म जीव के कारण ही होते हैं। तो देखिए, तो वही खाद्य सामग्री को बचाने के लिए जिस प्रक्रिया यानी कि स्टेप हम लेते हैं, उसी को हम खाद्य संरक्षण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अब हम खाद्य संरक्षण के एक-एक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला है कि भोजन को सुखाना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा कोई खाद्य सामग्री है यानी कि खाने वाली चीज़ है, तो हम उसको धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के कारण उस भोजन में जो नमी रहती है, नमी के कारण हमारा सूक्ष्म जीव में वृद्धि होती है। लेकिन धूप में सुखाने के कारण उसकी नमी पूरा गायब हो जाती है, और जब नमी नहीं रहेगी तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि होगी ही नहीं। तो इसीलिए हम कुछ अपने घर में भी देखते हैं कि हम मिर्च लाते हैं, तो हम मिर्च को सुखाते हैं, तो कभी-कभी हम चावल सुखाते हैं, तो कभी-कभी हम गेहूँ सुखाते हैं। हम इसलिए सुखाते हैं क्योंकि उसका जो नमी है, वो नमी हमारा गायब हो जाए, और नमी गायब होने के कारण उसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होगी। अब देखिए, अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक विधि। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ रसायन भोजन में सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है। तो देखिए, कुछ ऐसे भी रसायन रसायन होते हैं जिसे हम अपने खाद्य सामग्री में मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रसायन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि उन रसायनों का नाम। तो देखिए, सोडियम बेंजेट हो गया हमारा, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये जो रसायन है, इनको हम अपने खाद्य सामग्री में मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये जो हमारा रसायन है, वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, यानी कि आप जैम खरीदते होंगे या आप कभी तेल खरीदते होंगे, तो आप कोई भी खाद्य सामग्री अगर बाजार से खरीदते हैं, तो अगर आप उसके पीछे देखिएगा, तो ज़रूर कोई ना कोई रसायन उसमें मिलाया जाता है। उसमें क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वो जो हमारा खाद्य सामग्री है, वो खाद्य सामग्री हमारा खराब नहीं हो। अब देखिए, अब है हमारा तीसरा पॉइंट, सामान्य नमक के द्वारा संरक्षण। तो देखिए, हमारा जो साधारण नमक होता है जिसका हम खाने में प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा भी हम खाद्य सामग्री को संरक्षण कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे घर में जो अचार बनता है, उसमें नमक 2 कारणवश मिलाया जाता है। पहला कारण ये है कि वो हमें स्वाद स्वाद देता है। दूसरा कारण ये है कि उसमें जो नमी रहती है, यानी कि अगर हम अचार बना रहे हैं, तो उसमें जो नमी रहती है, उसमें अगर हम नमक मिलाते हैं, तो उसका जो भी जो भी उस चीज़ में नमी रहती है, नमक उस नमी को अपने आप में ले लेता है। तो हम नमक के द्वारा भी करते हैं। तो देखिए, तो अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हमारा है कि चीनी द्वारा संरक्षण। तो देखिए, कुछ ऐसे भी खाद्य सामग्री है जिसमें हम चीनी मिलाते हैं, और चीनी के कारण हम खाद्य संरक्षण करते हैं। तो देखिए, हमारे घर में जो जैम रहता है, फ्रूट जैम रहता है, उसमें चीनी 2 कारणवश मिलाया जाता है। पहला है कि वो हमें स्वाद देता है, दूसरा है कि वो हमारे जैम को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से रोकता है। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा तेल और सिरका द्वारा संरक्षण। तो देखिए, कुछ खाद्य सामग्री में हम तेल और सिरका भी मिलाते हैं, जिसके द्वारा हमारा खाद्य संरक्षण हो जाता है। तेल तेल अगर आपके घर में अचार बनता है, तो उसमें भी हम तेल मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो हमारा अचार को संरक्षण करता है। किससे संरक्षण करता है? यानी कि सूक्ष्म जीव से संरक्षण करता है। अब देखिए, अब है भंडारण और पैकिंग। तो देखिए, हम अगर बाजार से कोई भी चीज़, खाने वाली चीज़ लाते हैं, या अगर हम बिस्किट खरीदते हैं या कुरकुरे खरीदते हैं, तो वो एक टाइट एयर पैक में रहता है, यानी कि उसकी पैकिंग प्लास्टिक में की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हवा नहीं जाए। हवा नहीं जाने के कारण उसमें नमी नहीं होगी, और नमी नहीं होने के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी। तो चलिए, अब हम आगे अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला है हमारा नाइट्रोजन निर्धारण। तो अब हम नाइट्रोजन
निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन निर्धारण होता क्या है। नाइट्रोजन निर्धारण को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी रहता है। हमारे वायुमंडल में 78 यानी कि 78% वायुमंडल में हमारा क्या है, उसमें हमारा नाइट्रोजन है। तो देखिए तो हमारा जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं या कुछ जो जानवर होते हैं, उस नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते। तो उस नाइट्रोजन को हम उपयोग कैसे करते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए उस नाइट्रोजन को हम यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए मैंने नाइट्रोजन लिख दिया। तो उस नाइट्रोजन को सबसे पहले हमारा जो नीले हरे शैवाल होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया होती है यानी कि जीवाणु होती है, ये दो सूक्ष्म जीव हैं हमारे। ये दोनों सूक्ष्म जीव हमारे इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजन के यौगिक में वो बदल देते हैं। तो इसी बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन निर्धारण बोलते हैं। तो देखिए अब हम अपना डिफिनीशन देख लेते हैं। तो देखिए वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक जो पौधे द्वारा उपयोग किया जा सकता है में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा प्रोसेस है यानी कि प्रक्रिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दिया जाता है। और नाइट्रोजन के यौगिक में इसको बदलते क्या है, कौन बदलता है, तो हमारा है नीले हरे शैवाल और राइजोबियम जीवाणु। ये दोनों ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारा नाइट्रोजन निर्धारण में काम आता है। और ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बच्चों आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई दोस्त नवोदय विश्वविद्यालय का तैयारी कर रहा है यानी कि नवोदय प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर रहा है, तो आप उससे भी इस वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो की सहायता मिल सके। धन्यवाद।